चलो आगे ना लो, हम लोग आज पढ़ेंगे नया चैप्टर, ठीक ना। देखो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यह चैप्टर साइंस बराबर, यह चैप्टर साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। फिर केमिस्ट्री में लिखो, देखो सुनने, तत्वों का तथ्यों का आवर्ती तथ्यों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक। पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। समझ ध्यान से देखो, अगर हम बात करें तत्वों को वर्गीकृत करने का, समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या किया, बहुत सारा प्रयास किया। एक तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया जी, विभिन्न विभिन्न टाइमों पर अलग अलग प्रयास किए। तत्वों को पहले क्या किया गया था, तत्वों को धातु और अधातु के आधार पर विभाजित किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। मतलब जो धातु है उनको एक अलग स्थान पर रखा गया और जो अधातु है उनको एक अलग स्थान पर रखा गया। लेकिन बाद में मालूम चला कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो धातु होते हुए भी उनको कहां रखा गया है, अधातु वाले श्रेणी में, या कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अधातु को कहां रखा गया है, धातु वाले श्रेणी में। तो यहां पर सबसे मेन तत्वों को वर्गीकृत करने का सबसे जो मेन पहला जो आधार था वह था डोबे-रायनर का त्रिक नियम। क्या था डोबे-रायनर का, समझो। अब बताओ, तुम लोग जानते हो बहुत सारे आवर्त तत्व हैं, अब तत्व कैसे रखा जाए, उनका नामकरण कैसे किया जाए, उनका नाम कैसे क्या किया जाए, कैसे रखा जाए, ठीक। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे डोबे-रायनर। कौन थे, डोबे-रायनर। तो सन 1817 ईस्वी में डोबे-रायनर ने एक नियम दिया। कब दिए थे, 1817 में, जिसको हम लोग कहते क्या है, डोबे-रायनर का त्रिक, ठीक, जिसको हम लोग कहते क्या है, डोबे-रायनर का त्रिक नियम। लिखो जो में लिखो, कोई बात नहीं, लिखो ना लो, डोबे-रायनर, पढ़ाई लिखो, डोबे-रायनर का त्रिक नियम, त्रिक नियम, डोबे-रायनर का त्रिक नियम। उसमें लिखो तत्वों को वर्गीकृत, उसमें लिखो तत्वों को वर्गीकृत करने का सबसे पहला आधार यही था। तत्वों को वर्गीकृत, तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास सर्वप्रथम डोबे-रायनर, सर्वप्रथम डोबे-रायनर ने ही किया था। तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास सर्वप्रथम डोबे-रायनर ने ही किया था। उसमें लिख सकते हो, ठीक। ये पूछा गया प्रश्न, ध्यान रहे कि तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था, ध्यान रहे। उसमें लिखो इनके अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार यदि तीन तत्वों को, यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के, उनके परमाणु भार के आरोही, इसी को हम लोग कहते हैं बढ़ते हुए क्रम, आरोही यानी बढ़ते, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में
व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व का, बीच वाले तत्व का परमाणु भार, बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व का औसत भार होता है, औसत भार होता है, औसत भार होता है। यही है डोबे-रायमंड का त्रिक नियम। नियम क्या था? इनके अनुसार तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही तो क्या होगा जी? अगर हम किसी छत पर नीचे से चढ़े किधर जाए, जमीन से कहां जाए, छत की, तो सीढ़ी बढ़ती घटती है, तो सीढ़ी बढ़ती उसे हम लोग कहते क्या है? आरोही। और छत से जमीन पर होगी सीढ़ी क्या होगी? तो सीढ़ी घटती उसको हम लोग कहते क्या है? अवरोही क्रम। तत्वों को, तीन तत्व, कितने तत्व को? तीन तत्वों को अगर बढ़ते हुए परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित की जाए, व्यवस्थित करने मतलब ये अरेंजमेंट किया जाए, रखा जाए, सजाया जाए, ठीक, तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा, एटॉमिक वेट होगा, वह क्या होगा? पहले और तीसरे तत्व क्या होगा जी? औसत भार होगा। तो कैसे? मान लो हमने तीन एलिमेंट लिया, उदाहरण जैसे लिया, पहला जैसे सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और कौन? पोटेशियम। ठीक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम देखोगे ये कहां रखा गया है? देखो ना, ये वर्ग नंबर 1 का एलिमेंट है। कहां? वर्ग नंबर 1 का एलिमेंट है। तुमको सिखाएंगे भी, ठीक है ना, कैसे करते हैं इसको। तो लिथियम का जो अणुभार होता है वो होता है 7। कितना होता है? परमाणु भार होता है 7। सोडियम का 23, कितना होता है? और पोटेशियम का 39। तो डोबे-रायमंड ने देखा तीन तत्व को जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे, तो उन्होंने देखा इसका जो परमाणु भार था वह इसके और इसके औसत भार क्या था? बराबर। अच्छा, औसत क्या होता है? हम लोग जानते हैं औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, ये तुम लोग पढ़ोगे, ये मध्य में है पदों की संख्या, वर्गीकरण, क्या संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, चैप्टर है पूरा, उसे पढ़ोगे पूरा औसत है। ठीक, तो पदों का योग देखो यार, तो पदों का योग कौन कौन से करना है? पहला और तीसरा वाला, पहला और तीसरा वाला करो। इधर मैं कर रहा हूं, ठीक। तो 7 प्लस क्या लिखोगे? बटे क्या लिखोगे? 2। पद कितने हैं? पदों का योग 7 और 39, कितने पद हैं? बटे 2 कर दिया। जोड़ो, इसमें कितना आएगा? 46। 46 बटे कितना आ गया? 23। देखो, इन दोनों को जब मैं जोड़ करके 2 से भाग दिया, उसी को हम लोग कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। और देखो इनका जो औसत भार निकला वो कितना आया? यही किसके बराबर है? बीच वाले थे। तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे क्या होता? तत्व का औसत भार होता है। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? आगे देखो, उदाहरण क्या है? मैं लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे में तो क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, और आयोडीन, ये तीनों हाइड्रोजन वर्ग के एलिमेंट हैं। आयोडीन। अब देखो, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु भार 35, ब्रोमीन का 81, आयोडीन का 127। निकालो औसत। बताओ औसत हमको किस किसका निकालना है? पहले और पहला कितना है? तीसरा, इन दोनों जोड़ के 2 से भाग दो।
कितना आएगा 100, सही है ना, बटे 2 करोगे कितना आएगा 81। तो 81 जो है बिचले बराबर नहीं होता, बड़ा है, आ रहा है ना। तो इस नियम के अनुसार यदि 3 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, पहले परमाणु भार कम है, फिर क्या है ज्यादा, फिर क्या है ज्यादा है, 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार क्रम में रखा जाए तो बिचवों वाले का जो भार होगा ना वह पहले और तीसरे के औसत भार के, सही गलत है। आगे देखो, और तुम देख सकते हो बहुत सारा, मैंने क्या लिया, फास्फोरस एंटीमनी, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, लिख लो ठीक। फास्फोरस, फास्फोरस आर्सेनिक, फास्फोरस आर्सेनिक क्या जी, एंटीमनी, एंटीमनी। अब देखो तो फास्फोरस कितना होता है, परमाणु क्रमांक तुम लोग पढ़े 15 होता है ना, हाँ। आर्सेनिक का परमाणु भार 1575, एंटीमनी 120। जोड़ो इसको, हल करो, तो औसत जो आएगा, औसत ठीक 31 प्लस क्या लिखोगे 100, कितना आ रहा है, जोड़ो 151 बटे तो 75.5 आएगा ना। तो हुआ क्या जानते हो, कुछ तत्वों के लिए इनका नियम तो सही रहा, लेकिन बहुत सारे तत्व ऐसे हो गए उनके परमाणु भार में डिफरेंस क्यों हो गया, बहुत अंतर ज्यादा होता गया। यानी अगर हम आगे जा करके, ये तो मान लो वर्ग में ले रहे हैं, कहां ले रहे हैं वर्ग में, अगर हम बात करेंगे आवर्त में, ये जो खड़ा खड़ा इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग क्या कहते हैं, वर्ग। जो लेटा हुआ क्षैतिज को हम लोग कहते क्या है, आवर्त क्या कहते हैं। तो बहुत सारे तत्वों में जो औसत आ रहा था समान एकदम क्या रहा था, एकदम समान आ रहा था। ये जब मैं कैल्शियम के बाद गया 20 वाले तत्व के परमाणु क्रमांक से थोड़ा आगे गया, आवर्त में बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, इनके औसत भार में डिफरेंस बहुत ज्यादा आने लगा, अंतर क्या लगा, बहुत ही ज्यादा आने लगा। जो अंतर ज्यादा आने लगा तो इनका नियम क्या कर गया, वहां पर फेल कर गया, ठीक। फिर आता क्या, अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो पहले इसको लिखो, फिर आगे बात करते हैं, मारो फटाक से मारो। चलो देखो, चलो तो डोबे रानर के बाद तत्वों को वर्गीकृत किसने किया, न्यूलैंड ने, ठीक। अब न्यूलैंड ने क्या किया, डोबे राइडर ने तत्वों को तीन तत्वों को लिया, तो डोबे राइडर ने क्या किया, 8 तत्वों को लिया, कितने तत्वों को, 8। देखो होगा क्या, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्या में क्या किया, व्यवस्थित किया, सजाया। तो देखा जो पहले वाले तत्व का क्या था, गुणधर्म था, वह 8वें वाले तत्व के गुणधर्म क्या था, समान था, समानता प्रदर्शित कर रहा था। तो अभी क्या समानता दिखाता भी देखते हैं, ठीक ना। तो लिखो लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यदि 8 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो, यदि 8 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म, प्रत्येक 8वें तत्व का, प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के
पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित करता है। समानता प्रदर्शित, समानता प्रदर्शित करता है, है ना। तो नियम क्या है जी? इस सिद्धांत के अनुसार यदि तत्वों को, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया जाए, तो प्रत्येक आठवें तत्व का जो गुणधर्म है पहले तत्व के गुणधर्म क्या करेगा, समानता प्रदर्शित करता है। तो कैसे? देखो, जैसे लोग जानते हो कि एक स्वर जानते हो ना, क्या जानते हो? क्या? सा रे गा मा पा धा नी, फिर आएगा, ठीक। तो सा रे गा मा पा धा नी, फिर आएगा। उसी प्रकार से ध्यान से मान लो हमने 8 तत्व लिए। कौन कौन लिए? हाइड्रोजन, हीलियम, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से रिपीट। उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो रिपीट होगा। चलो, उस दिक्कत नहीं है, ठीक। हाइड्रोजन बोलो मत, बताओ। हाइड्रोजन लिए, मान लो यहां से स्टार्ट करें लिथियम से। लिथियम लिए, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन नहीं लेना है। फिर क्या ले लिए? आगे आओ। फिर क्या लिए? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ध्यान समझो, ध्यान से। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म होगा, मतलब इसको तो समझो। तो 8वें तत्व मान लो, यहां काउंटिंग किए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो सोडियम का गुण होगा ना, वही किसका गुण होगा? लिथियम का। तुम काउंटिंग यहां कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो मैग्नीशियम गुण होगा वही किसका गुण होगा? बात को समझ पा रहे हो? यहां काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7, जो एल्युमिनियम गुण होगा वही किसका गुण होगा? बहुत सारे गुणों क्या पाई जाएगी? समानता पाई जाएगी। यही है न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन कैल्शियम के बाद परमाणु क्रमांक 20 के बाद इनका नियम क्या कर गया? फेल कर गया। तत्व गुणों में समानता नहीं पाई गई। देखो होता क्या, समझो ध्यान से। बात समझ में आई? यानी सोडियम गुण किसके समान होगा? लिथियम के समान होगा। मैं तुमको दिखा रहा हूं कैसे। मतलब एक वर्ग में, इनका कहने मतलब ये है, एक वर्ग में जो एलिमेंट होंगे, तत्व होंगे, उनके गुणों में क्या पाई जाएगी? उनके गुणों में समानता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? कैसे? देखो, मान लो तुम लोग जानते होंगे, ये है वर्ग 1। क्या है? वर्ग 1। वर्ग 1 क्या होता है? हा, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। ठीक। हाँ मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। ली मतलब, यह मतलब, का मतलब, रा मतलब रुबिडियम, आरबी लिखा गया देखो, ठीक। फिर से मतलब सीजीएस, ये फा मतलब, हरे मतलब एफा, फ्रांसियम। ठीक। अब देखो ध्यान से, चलो मान लो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, लिथियम का 3, सोडियम का, इसका 37, फिर सीधे कितना होता है? कितना? 55, फिर 87,
55 फिर 87। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 इसे करोगे 1s2 1s1। सोडियम करोगे 1s2 1s2 2s2 ना 2s2 2s2 2p6 3s1 सही है। 19 करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया ना। 6 2 8 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 1 19। तुम केयर कर पा रहे हो? ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते चले जाओगे। 37 कभी करो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 फिर 5 5s1 काउंट करो 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 20 5s2 2 हजार 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 2 32। कहीं मिस्टेक हो रहा है। 1 मिनट यहां बीच में बना 1 मिनट बना रहा हूं 1s2 उससे क्या दिक्कत है 2p 3s 3p 3d 4s 4p बोलो मत रहो 4d 4f 5s 5p 5d 5s f 6s 6p 6d 7s 7p। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो आराम से, कुछ कराना नहीं है। ऐसे किया ऐसे ठीक ऐसे बताओ कहां मिस्टेक हो रहा था। देखो 4s2 हो गया ना, फिर 3d फिर किसमें भरोगे 4p में, वही बात हुआ 4p में किसमें भरोगे 4p फिर किसमें भरोगे दिखाओ हाँ 5s। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तुमको दिक्कत हो तुरंत बनाओ खड़ा इसको आ जाएगा। कितना बड़ा करना हो तो कर लोगे बनाओ। अब तुम केयर करो सभी की बाहरी कक्षक में तुम देख पा रहे हो क्या देख पा रहे हो सभी में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यही 1 बताता है ए आवर सारणी के वर्ग नंबर 1 का एलिमेंट है। किस वर्ग का है 1 का एलिमेंट है। ऐसे हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे चाहे इसका करेंगे चाहे इसका, सब में क्या है समानता है। बताओ तो 1 वर्ग में ना जी तो 1 वर्ग के गुण में समानता ही समानता है। 1 वर्ग के तत्व गुणों में समानता नहीं समानता है। यही था किसका नियम न्यूलैंड का नियम। लेकिन इनका नियम बहुत ज्यादा नहीं गया कहा तो कैल्शियम तक गया उसके बाद क्या गया फेल कर गया। गुणों में समानता मिले क्यों अरे भैया वर्ग आवर्त नंबर 2 3 तक आवर्त नंबर 3 तक तो वर्ग में जो एलिमेंट रखे गए 8 रखे गए, लेकिन आगे जाके जो तो रखे गए वो 8 8 नहीं हो गए कितने हो गए 18 18 हो गए। तत्व ज्यादा होने लगे और जब तत्व ज्यादा होने लगे तो ऑटोमेटिक उसमें क्या होगा समानता मिलेगा नहीं। तो नियम क्या कर गया इनका फेल कर गया। कैल्शियम बात तक सही था कैल्शियम तक सही था उसके बाद क्या कर गया फेल कर गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो न्यूटन ने क्या क्या किया था 8 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था रखा था और देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वह पहले तत्व के गुण से क्या है। मतलब ऐसे समझो मान लो हर बेंच में 4 लोग बैठे कितने लोग बैठे हो 4 लोग 4 लोग आगे बैठ गए 4 लोग पीछे बैठ गए। मान लो हम बात करो मान लो एक कोने तरफ ले एक कोने की तरफ चाहे उधर ले चाहे इधर ले लें जो इनका गुण हो वही उनका गुण हो। मान लो कोई गुण मिल जाए ऐसा होने पर मिल सकता है ना ठीक। तो वही चीज यहाँ पर भी है। इन्होंने क्या किया 8 तत्वों को लिया और सजाने का प्रयास किया। तो जो 8वां तत्व था उसका गुण किसके समान था पहला के समान।
थोड़ा फटाक से चलो आगे देखो। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। देखो अगर बात की जाए तत्वों को सही ढंग से वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था? मेंडलीव ने। जो न्यूलैंड ने अपना नियम बनाया था उस समय कुल ज्ञात तत्व संख्या थी 56। कितना थी? 56। जब न्यूलैंड ने अपना नियम दिया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम, उस समय जो तत्व थे वो कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। लेकिन जब मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी बनाई, ठीक, उस समय 63 कितने तत्व हो गए थे? 63 तत्व हो गए थे। ठीक, 63 तत्व हो गए थे। अब हुआ क्या? तो मेंडलीव ने, तुमसे कोई पूछेगा कि तत्वों को सर्वप्रथम आवर्त सारणी में रखने का प्रयास किसने किया था? मेंडलीव ने। तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास किया डोबे रायनर ने। और तत्वों को सर्वप्रथम आवर्त सारणी में रखने का प्रयास किसने किया था? तो मेंडलीव ने 2 नियम दिए। कितने नियम दिए थे? 2 नियम। पहला जो नियम दिए थे सही था उस टाइम के समय में। ठीक, उन्होंने कहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो क्या होता है? एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। यह है मेंडलीव की ओरिजिनल आवर्त सारणी। इसी को हम लोग कहते हैं पुरानी आवर्त सारणी। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया? कुछ ही समय के बाद मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी थोड़ा संशोधन किया। और जहां पर क्या लगाए थे? जहां पर परमाणु भार लगाया गया तो वहां पर क्या कर दिए? परमाणु क्रमांक वो नहीं किए। एक साइंटिस्ट उनका नाम था मोजले। क्या नाम था? मोजले। बस उनके जहां पर परमाणु भार था, मोजले ने क्या किया? 1913। कब? 1913। तो मोजले ने सन 1913 में जहां पर भार लिखा गया था वहां पर क्या जोड़ दिए? परमाणु क्रमांक। और एक आवर्त सारणी बनाई जिसको हम लोग कहते क्या है? आधुनिक आवर्त। तो जो पुरानी आवर्त सारणी है वह परमाणु भार पर आधारित है और जो नई आवर्त सारणी है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ध्यान रखना। भाषा में आई? या तुमसे कोई पूछे मेंडलीव की पुरानी आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, परमाणु भार पर। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? हाँ, तो लिखो। देखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम था। इसका मतलब क्या है? अर्थात 2 लाइन छोड़ लिखो। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो प्रत्येक, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात, एक निश्चित अंतराल के पश्चात
निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। समझा जी? मतलब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में क्या किया जाएगा? व्यवस्थित किया जाएगा। तो निश्चित अंतराल के पश्चात क्या होगा? समान गुण तत्व क्या होंगे? उनका रिपीटेशन होगा। मतलब इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। इसका मतलब जिसका परमाणु भार कम था उसको पहले, जिसका क्या था अधिक था, बाद में रखा गया। लेकिन हुआ क्या जानते हो? कुछ तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु भार कम था, उनको क्या किया गया था? अधिक वाले से पहले रख दिया गया था। और कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनका परमाणु भार क्या था? बहुत ही क्या था? ज्यादा था। उसी उल्टा हो गया, बोल सकते हो। ठीक ज्यादा था, उसको क्या किया गया था? कम वाले से पहले रखा गया। कुछ कमियां थी। हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं थे इनकी आवर्त सारणी में, पुरानी आवर्त सारणी में, कि हाइड्रोजन कहाँ रखा जाए। इन्होंने हाइड्रोजन दो स्थान पर रखा था, एक वर्ग नंबर 1 पर, एक वर्ग नंबर लास्ट वाले वर्ग में। हाइड्रोजन कोई स्थान फिक्स नहीं था। अधिक परमाणु भार तत्वों को कम परमाणु भार पहले से रख दिया गया था। बहुत सारी कमियां थी। ठीक। और जो आखिरी गैस थे, नोबेल गैस थे, इनके लिए कोई स्थान दिए नहीं थे। इन्होंने कौन नहीं दिया था? मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में। इनका नियम भी क्या हो गया बाद में? जाकर बाद में फेल हो गया। फिर कौन दिए? मुजले साहब ने दिए। इसको हम लोग कहते हैं क्या? आधुनिक आवर्त। इसमें कुछ मेन पॉइंट लिख लो। मेन पॉइंट लिखो। विशेष बिंदु। पहला पॉइंट, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 63 थी। दूसरा पॉइंट लिखो। सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी में सर्वप्रथम तत्वों कैसे लिखो? सर्वप्रथम तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में, सर्वप्रथम तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में मेंडलीफ ने व्यवस्थित किया। मेंडलीफ ने व्यवस्थित किया। तीसरा पॉइंट, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी को, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी को पुरानी आवर्त सारणी भी चाहते हैं। पुरानी आवर्त सारणी भी कहते हैं। थोड़ा यहां समझो, सारणी और नियम, इससे तुम लोग कंफ्यूज हो गए। तो मेंडलीफ ने जो चार्ट बनाया, जो टेबल बनाया, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? मेंडलीफ की मूल आवर्त। और जो नियम था उसको हम लोग क्या नाम दिए? क्या बोले उसको हम लोग? मेंडलीफ की, उसको हम लोग बोले मेंडलीफ की मूल आवर्त नियम। क्या बोले? मेंडलीफ का मूल आवर्त। और इसी नियम को हम लोग क्या कह सकते हैं? मेंडलीफ का पुराना आवर्त नियम। क्या बोल सकते हैं? मेंडलीफ का पुराना आवर्त नियम। तो सारणी मतलब क्या है? चार्ट, जो टेबल बना हुआ है, जिसमें उन्हें तत्वों को क्या किया? अरेंजमेंट किया हुआ है, वो सारणी है। और जो नियम दिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम बोलेंगे।
सारणी बोलेंगे पूरा मेंडलीव के मूल आवर्त, और जो समय नियम दिया गया था उसमें तत्व कैसे रखा गया था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंडलीव का नियम बोलेंगे। अब बात समझ में आई? तो था नियम, एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिखो। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का आधार, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का आधार, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार था। पूछा गया कई बार, परमाणु भार था, ये ध्यान रखना। ठीक, ये एडजेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, उतार लेना इसको।